हेलो एवरीवन, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हेलो एवरीवन, आज को जो मैं अपना वीडियो स्टार्ट करने जा रही हूँ वो सेक्शन 69 और सेक्शन 70 के ऊपर बना रही हूँ, जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर है सेक्शंस। तो इन दोनों पर्टिकुलर सेक्शंस के अंदर मैं इन सेक्शंस के बारे में डिस्कस करूँगी और ये दोनों इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं यूजीसी नेट एग्ज़ाम में, तो हमें इन पर्टिकुलर सेक्शंस को देख लेना चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले सेक्शन 69। सेक्शन 69 बात करता है इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन, मतलब कि अगर रजिस्ट्रेशन नहीं किया गया है तो उसका क्या इफेक्ट होगा, और वो सेक्शन 69 के अंदर दे रखा है। सेक्शन 69 जो है वो 1 साल बाद इसका इफेक्ट में आया था। ये 1 अक्टूबर 1933 से इसका वो 1 साल बाद ये फोर्स में आया था। और इसके अंदर सेक्शन 69 के अंदर सबसे पहला जो सबसेक्शन है वो बात करता है कि कोई भी सूट नहीं लाया जाएगा इन्फोर्स करने के लिए किसी भी राइट को, और वो राइट अराइज होती है किसी कॉन्ट्रैक्ट से या जो इस एक्ट में कन्फर की गई है, जो कन्फर की गई है इस एक्ट के थ्रू। तो उस राइट को इन्फोर्स करवाने के लिए कोई भी सूट नहीं लाया जाएगा और वो किसी भी कोर्ट के अंदर नहीं लाया जाएगा बाय या ऑन बिहाफ ऑफ एनी पर्सन जो शूइंग करता है एज ए पार्टनर इन ए फर्म। मतलब कि अगर कोई पार्टनर लाता है कोई सूट कोर्ट के अंदर तो वो यहाँ पर वो सूट नहीं ला सकता, और वो किसके अगेंस्ट नहीं ला सकता, किसी फर्म के अगेंस्ट नहीं ला सकता या फिर किसी ऐसे पर्सन के अगेंस्ट में जो एल्ज्ड है कि वो है या वो हैव बीन ए पार्टनर इन द फर्म, कि वो पार्टनर है उस फर्म का, तो उस पर्सन के अगेंस्ट नहीं ला सकता, या फिर किसी फर्म के अगेंस्ट वो पर्सन नहीं ला सकता जो पार्टनर के तौर पर उस फर्म के काम कर रहा है वो, क्योंकि यहाँ पर वो इसलिए नहीं ला रहा ये सूट, उसको यहाँ पर इसलिए लाने के लिए अलाउ नहीं कर रहे क्योंकि वो फर्म जो है वो रजिस्टर्ड नहीं है, ना ही वो पर्सन जो शूइंग है वो उस रजिस्टर के अंदर उस फर्म के पार्टनर के तौर पर उसे नहीं शोन किया गया है, वो पार्टनर के तौर पर उस रजिस्टर के अंदर उसकी एंट्री नहीं की गई है कि वो कोई पार्टनर है, और ना ही वो फर्म रजिस्टर है। तो उस केस में यहाँ पर वो सूट नहीं ला सकता किसी भी राइट को इन्फोर्स करवाने के लिए, ना तो किसी पार्टनर के अगेंस्ट ला सकता है ना ही किसी फर्म के अगेंस्ट में। तो वो सबसेक्शन 1 जो है उसके अंदर ये बात बता रखी है। इसके अंदर ये बात बता रखी है कि सेक्शन 69 के अंदर रजिस्ट्री ना करने का प्रभाव कोई भी वाद जो किसी संविदा से उद्भूत या इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त किसी अधिकार को प्रवृत्त करवाने के लिए लाया जाए किसी फर्म के भागीदार के नाते वाद लाने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा या की ओर से उस फर्म के विरुद्ध या किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध या दर्शित ना रह चुका हो तो उस केस में वो सूट नहीं लाया जाएगा, और वो सूट इन्फोर्स करवाने के लिए किसी भी राइट को नहीं लाया जाएगा, किसी भी फर्म के अगेंस्ट नहीं ला सकते, ना ही किसी पार्टनर के अगेंस्ट में वो पार्टनर नहीं ला सकता क्योंकि वो फर्म रजिस्टर है ही नहीं, ना ही वो पर्सन जो है वो रजिस्ट्रार में उस फर्म के पार्टनर के तौर पर उसको शोन किया गया है। तो ये सबसेक्शन 1 के अंदर दे रखा है। फिर उसके बाद में सबसेक्शन 2 है, वो बात करता है कि कोई भी सूट नहीं ला सकते इन्फोर्स करवाने के लिए किसी भी राइट को जो किसी कॉन्ट्रैक्ट से अराइज हुई है, वो किसी कोर्ट में इंस्टीट्यूट नहीं कर सकते वो सूट को बाय या ऑन बिहाफ ऑफ ए फर्म। यहाँ फर्म ला रहा है तो वो यहाँ पर ये सूट नहीं ला सकता, किसी थर्ड पार्टी के अगेंस्ट नहीं ला सकता फर्म सूट, और वो यहाँ पर इसलिए नहीं ला सकता क्योंकि वो फर्म रजिस्टर्ड नहीं है, ना ही वो पर्सन शूइंग आर और हैव बीन शोन इन द रजिस्टर में फर्म के पार्टनर के तौर पर उस फर्म के, ना ही वो पर्सन जो शूइंग है वो उस रजिस्टर में उस फर्म के पार्टनर उसको दिखाया नहीं गया है। तो उस केस में वो फर्म भी सूट नहीं ला सकती, किसी थर्ड पार्टी के अगेंस्ट नहीं ला सकती वो, और यहाँ पर सबसेक्शन 2 के अंदर ये बात बता रखी है। इसमें है कि कोई भी वाद जो किसी संविदा से उद्भूत किसी अधिकार को परिवर्तित कराने के लिए लाया जाए फर्म द्वारा या की ओर से किसी भी न्यायालय में किसी पर व्यक्ति के विरुद्ध संसित न किया जाएगा जब तक कि वह फर्म रजिस्ट्रीकृत ना हो और वाद लाने वाले व्यक्ति फर्मों के रजिस्ट्रार में
फर्म के भागीदार के तौर पर दर्शित ना हो या दर्शित ना रह चुके हो, तो उस केस में यहाँ पर फर्म भी सूट नहीं ला सकती। और सबसेक्शन 1 में है कि जो पार्टनर है वो सूट नहीं ला सकता और यहाँ फर्म सूट नहीं ला सकती। फिर उसके बाद में सबसेक्शन 3 है, वो ये बात करता है कि जो प्रोविजंस है सबसेक्शन 1 के और सबसेक्शन 2 के, वो अप्लाई करेंगे किसी क्लेम पर। अगर कोई सेट ऑफ की कोई क्लेम है या अदर कोई प्रोसीडिंग है और वो इन्फोर्स करवाने के लिए है किसी राइट को जो किसी कॉन्ट्रैक्ट से अराइज हो रही है, तो उन क्लेम ऑफ सेट ऑफ पर या उन प्रोसीडिंग्स पर भी ये जो सबसेक्शन 1 और जो सबसेक्शन 2 है उनकी बातें लागू होगी। मतलब वहाँ पर भी ये जो सूट नहीं ला सकते किसी भी ये जो पार्टनर है, ना तो वो किसी फर्म के अगेंस्ट ला सकता है, ना ही कोई फर्म किसी थर्ड पार्टी के अगेंस्ट में ला सकती है। और ये बातें जो है, ये बातें क्लेम ऑफ सेट ऑफ पर या अदर प्रोसीडिंग्स पर भी लागू होगी, वहाँ पर भी सूट नहीं ला सकते। और ये भी है इसमें बात बता रखी सबसेक्शन 3 में कि ये जो बातें हैं वो अफेक्ट नहीं करेगी। और किस चीज़ को अफेक्ट नहीं करेगी, वो इन्फोर्स अगर कोई राइट करवाना चाहते हैं शू करने की, और वो किस लिए, डिसॉल्यूशन के लिए उस फॉर्म के, या कोई अकाउंट्स के लिए उस डिसॉल्व फॉर्म के, या ऐसी कोई राइट है या कोई पावर है जिसमें प्रॉपर्टी रिलाइज करनी है उस डिसॉल्व फॉर्म की, तो उस केस में अगर कोई राइट इन्फोर्स करवाना है शू करने के लिए, और वो इसलिए करवा रहे हैं ताकि या तो उस फॉर्म का डिसॉल्यूशन होना है, या कोई अकाउंट्स के लिए उस डिसॉल्व फॉर्म के, या ऐसी कोई राइट है, कोई पावर है जिसमें प्रॉपर्टी उस फॉर्म की, जो भी डिसॉल्व फॉर्म है उसकी प्रॉपर्टी को रिलाइज करवाना है, तो उस केस में ये जो बातें हैं सबसेक्शन 1 और 2 की वो अप्लाई नहीं करेगी। मतलब उस केस में सूट लाया जा सकता है। फर्म भी सूट किसी थर्ड पार्टी के अगेंस्ट ला सकती है, और जो पार्टनर है वो भी फर्म के अगेंस्ट या अदर कोई पार्टनर्स है उनके अगेंस्ट सूट ला सकता है। उस केस में इसकी बातें लागू नहीं होगी। और उसमें ये ज़रूरी नहीं है कि फर्म का रजिस्ट्रेशन हो। किन किन केसेस में ज़रूरी नहीं है, एक तो अगर डिसॉल्यूशन हो रहा है तब, या अकाउंट्स के बारे में, या फिर कोई प्रॉपर्टी रिलाइज करनी है उस डिसॉल्व फर्म की, तो उस केस में। और फिर बी में है, पावर है किसी ऑफिशियल असाइनी का, किसी रिसीवर का, या किसी कोर्ट का, और वो किसके अंदर है, वो प्रेसिडेंसी टाउन्स इंसॉल्वेंसी एक्ट के अंदर दे रखा है जो 1909 का है, या फिर प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट है। और वो पावर इसलिए दे रखा है ताकि रिलाइज कर सके जो प्रॉपर्टी है किसी इंसॉल्वेंट पार्टनर की। तो उन दोनों, ये जो ए और बी है, उनके अंदर ये जो इसकी बातें हैं, इस पर्टिकुलर जो सबसेक्शन 1 की और 2 की, ये बातें इन पर उनको अफेक्ट नहीं करेगी, इन पर लागू नहीं होगी। जो वहाँ पर जो दे रखा है कि अगर फर्म रजिस्टर नहीं होता तो उस केस में वो फर्म जो है वो किसी थर्ड पर्सन के अगेंस्ट नहीं ला सकता सूट, ना ही कोई पार्टनर किसी फर्म के अगेंस्ट ला सकता है या फिर किसी दूसरे पार्टनर के अगेंस्ट ला सकता है सूट, क्योंकि वो फर्म रजिस्टर नहीं हुई है। तो वो वाली बातें यहाँ पर इन दोनों जो ए और बी जो पॉइंट्स हैं इनके ऊपर ये लागू नहीं होगी वो बातें। और यहाँ पर चाहे वो फर्म रजिस्टर हो या नहीं हो, तो भी ये जो इनकी पावर है, जो रिसीवर के है, कोर्ट के है और ऑफिशियल असाइनी के है, इनको पावर को अफेक्ट नहीं करेगी ये बातें। ये अपने पावर यूज़ कर सकते हैं। और फिर उसके बाद में सबसेक्शन जो 4 है वो बात करता है कि ये सेक्शन अप्लाई नहीं करेगा। और ये किस पर अप्लाई नहीं करेगा, ये उन फर्म्स पर अप्लाई नहीं करेगा या फिर कोई पार्टनर्स हैं उन फर्म के, और जिनका क्या है, कोई भी प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है उस टेरिटरी में जहाँ पर भी ये एक्ट जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है 1932 का वो एक्सटेंड करता है। मतलब वहाँ पर उनका ऐसा कोई प्लेस ऑफ बिजनेस उस जगह पर नहीं है जहाँ पर ये पार्टनरशिप एक्ट जो है उसका एक्सटेंट है। मतलब कि उसके एक्सटेंट के बाहर है, वो उनका प्लेस ऑफ बिजनेस उस टेरिटरी में नहीं है जहाँ ये पार्टनरशिप एक्ट एक्सटेंड करता है, वहाँ पर ये लागू ही नहीं है पार्टनरशिप एक्ट 1932 का जो है वो। तो उस केस में वहाँ पर ये सेक्शन भी अप्लाई नहीं करेगा। और या फिर ऐसा कोई प्लेस ऑफ बिजनेस है उनका और वो उस टेरिटरी के अंदर है और जो सिचुएटेड है उस एरिया में, जो नोटिफिकेशन से जो सेक्शन 56 है उसके हिसाब से ये जो चैप्टर है 7 जो वो अप्लाई नहीं करता उन पर। मतलब उनका ऐसी कोई जगह पर प्लेस ऑफ बिजनेस है उनका जहाँ पर नोटिफिकेशन दे दिया कि उस नोटिफिकेशन की वजह से ये चैप्टर 7 अप्लाई नहीं करेगा,
उस एरिया के अंदर, तो वहाँ पर जो फर्म है या जो पार्टनर है जो भी उस फर्म के है उन पर ये सेक्शन भी अप्लाई नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ पर ये अगर चैप्टर 7 अप्लाई नहीं कर रहा तो ये सेक्शन भी अप्लाई नहीं करेगा या वहाँ पर सेक्शन 69, और वहाँ पर ऐसी इनकी बातें लागू नहीं होगी। और वो चाहे तो वो अपने हिसाब से जो भी उनकी जो भी काम है वो वहाँ पर ये जो फर्म है या पार्टनर है जो भी फर्म के है वो चाहे तो रजिस्ट्रेशन करवाए या वो नहीं करवाए, उनके ऊपर कोई ऐसी बाउंडेशन नहीं है उनकी, वो सूट नहीं ला सकते, क्योंकि वहाँ पर ये जो इसके पार्टनरशिप एक्ट के जो प्रोविजंस है वो लागू नहीं होते वहाँ पर। तो उस केस में उन पर ये पार्टनरशिप एक्ट भी अप्लाई नहीं करता। ये धारा निम्नलिखित को लागू ना होगी, जो सबसेक्शन 4 है वो, तो इसमें कह दे रखा है ऐसी फर्मों को या फर्मों के भागीदारों को जिनके कारोबार का कोई स्थान उन राज्य क्षेत्रों में नहीं है जिन पर इस अधिनियम का विस्तार है, या जिनके कारोबार के स्थान उक्त राज्य क्षेत्रों के ऐसे क्षेत्रों में स्थित है जिनको धारा 56 के अधीन की गई अधिसूचना के कारण यह अध्याय लागू नहीं है। मतलब अधिसूचना के कारण यह अध्याय लागू नहीं हो उन पर, या फिर ऐसे कोई राज्य क्षेत्र है जो उसमें मतलब है ही नहीं, मतलब कि जिनके कारोबार का कोई स्थान उन राज्य क्षेत्रों में नहीं है जिन पर इस अधिनियम का विस्तार है, वहां पर नहीं है, तो उस केस में भी ये इसकी पार्टनरशिप एक्ट की बातें लागू नहीं करेगी। और फिर उसके बाद में इसका जो बी पॉइंट है वो बात करता है कि ऐसे कोई सूट है, कोई क्लेम है किसी सेट ऑफ का और वो 100 रुपये से ज़्यादा नहीं है वैल्यू का, और वो किस में है, किसी प्रेसिडेंशियल टाउन में है, और वो उस काइंड का नहीं है जो सेक्शन 19 में जो प्रेसिडेंशियल स्मॉल कोर्स कोर्स एक्ट 1882 का जो है उसके अंदर जो सेक्शन 19 जो दे रखा है, तो उस काइंड का वो नहीं है। वो जो भी सूट है या जो क्लेम है सेट ऑफ का, तो उस केस में अगर वो 100 रुपये से ज़्यादा का नहीं है वैल्यू में, और जो प्रेसिडेंसी टाउन में है और उस काइंड का नहीं है जो सेक्शन 19 में दे रखा है, या फिर प्रेसिडेंसी टाउन के बाहर है और उस काइंड का नहीं है जो सेकंड शेड्यूल में दे रखा है प्रोविंशियल स्मॉल कोर्ट्स एक्ट के अंदर है जो 1887 का है, तो उस केस में, या फिर ऐसी कोई प्रोसीडिंग है या एग्जीक्यूशन है किसी अदर प्रोसीडिंग्स में जो इंसिडेंटल है या जो अराइज हो रहा है उस सूट से या उस क्लेम से, तो उनके ऊपर भी ये जो सेक्शन है वो अप्लाई नहीं करेगा। मतलब उसमें अगर 100 रुपये तक का कोई सूट है या कोई क्लेम है सेट ऑफ का, तो उस केस में वो अगर ऐसा कोई क्लेम होता है, कोई सूट होता है और वो किस में है, वो प्रेसिडेंसी टाउन में है, लेकिन वो उस काइंड का नहीं है जो सेक्शन 19 में दे रखा है, या फिर अगर प्रेसिडेंसी टाउन के बाहर है लेकिन उस काइंड का नहीं है जो सेकंड शेड्यूल में दे रखा है, तो उन पर भी ये सेक्शन 69 लागू नहीं होगा। या कोई प्रोसीडिंग या एग्जीक्यूशन है किसी प्रोसीडिंग में और वो इंसिडेंटल है या जो भी अराइज हो रही है उस सूट से या उस क्लेम से, तो उन प्रोसीडिंग्स पर भी ये सेक्शन जो है वो अप्लाई नहीं करेगा, क्योंकि ये 100 रुपये से ज़्यादा का नहीं है इसमें, और 100 रुपये तक का ही अगर है वो सूट या क्लेम सेट ऑफ का, तो उस केस में। और फिर 6 में है कि मूल्य में 100 रुपये से अनधिक के किसी भी ऐसे वाद या मुजराई के दावे को जो प्रेसिडेंशियल नगरों में प्रेसिडेंशियल लघुवाद न्यायालय अधिनियम 1882 की धारा 19 में विनिर्दिष्ट किस्म का या प्रेसिडेंशियल नगरों के बाहर प्रांतीय लघुवाद न्यायालय अधिनियम 1887 की द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट किस्म का ना हो, अथवा निष्पादन में किसी भी कार्रवाई या अन्य कार्रवाई को जो ऐसे वाद या दावे से आनुषंगिक या उद्भूत हो, तो उस केस में ये इसकी बातें जो है इस सेक्शन की वो अप्लाई नहीं करेगी। और फिर इसके बाद में जो सेक्शन 70 है वो बात करता है पेनल्टी फॉर फर्निशिंग ऑफ फॉल्स पर्टिकुलर्स, मतलब कि अगर फॉल्स पर्टिकुलर्स देती है तो उस केस में कितनी पेनल्टी मिलेगी, और ये सेक्शन 70 में इसमें बता रखा है। और इसमें ये दे रखा है कि अगर कोई पर्सन है, अगर वो क्या करता है, वो साइन करता है किसी स्टेटमेंट को, वो किसी अमेंड करता है स्टेटमेंट को, नोटिस को या इंटीमेशन को, और वो इस चैप्टर के अंदर करता है जो चैप्टर 7 है, और उसमें ऐसे कोई पर्टिकुलर्स है जो वो जानता है कि वो फॉल्स है या उसको वो बिलीव नहीं करता कि वो ट्रू है, कि वो सही है, वो नहीं मानता ऐसा, या ऐसे कोई पर्टिकुलर्स है जो वो जानता है कि वो इनकम्प्लीट है, या फिर वो ये बिलीव नहीं करता कि वो कंप्लीट है, मतलब उसको पता है कि कंप्लीट नहीं है, तो उस केस में वो पनिश किया जाएगा। जो इम्प्रीजमेंट है जो 3 महीने तक हो सकती है, या फाइन, या दोनों,
मतलब या तो उसने साइन कर दिया किसी स्टेटमेंट को, अमेंड कर दिया किसी स्टेटमेंट को, नोटिस को, इंटीमेशन को, और उसको पता है कि उसके अंदर ऐसा कोई पर्टिकुलर है जो या तो फॉल्स है या वो ट्रू नहीं है, उसको बिलीव करता है वो, या उसमें ऐसा कोई पर्टिकुलर है जो वो जानता है, उसकी नॉलेज में है कि वो इनकम्प्लीट है, या वो बिलीव नहीं करता कि वो कंप्लीट है, उसको पता है, वो बिलीव नहीं करता कि वो कंप्लीट है, वो इनकम्प्लीट है, ऐसा उसको पता है, तो उस केस में उसको यहाँ पर पनिशमेंट दी जाएगी। ये सेक्शन 70 में बात की गई है कि मिथ्या विशिष्टियां देने के लिए शास्ति। कोई भी व्यक्ति जो इस अध्याय के अधीन किसी ऐसे कथन, संशोधक कथन, सूचना या प्रज्ञापना को हस्ताक्षरित करेगा जिसमें कोई ऐसी विशिष्ट अंतर्विष्ट है जिसका मिथ्या होना वह जानता है या जिसके सत्य होने का वह विश्वास नहीं करता, अथवा जिसमें ऐसी विशिष्टियां अंतर्विष्ट है जिनका अपूर्ण होना वह जानता है या जिनके पूर्ण होने का वह विश्वास नहीं करता, वह कारावास से जो 3 मास तक का हो सकेगा या जुर्माने से या दोनों से दंडनीय होगा। तो उसको यहाँ पर या तो कारावास दिया जाएगा या जुर्माना दे सकते हैं या दोनों दे सकते हैं। तो ये सेक्शन 70 में बता रखा है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जो है उसके अंदर ये सेक्शन 70 तक सेक्शंस है जो इम्पॉर्टेंट है। अब मैं अपना नेक्स्ट वीडियो जो है वो यूजीसी नेट एग्जाम के जो नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर बनाऊंगी, और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जो है ये सेक्शन 70 तक इसमें जो इम्पॉर्टेंट सेक्शंस है वो मैंने इन वीडियोस में डिस्कस कर ली है। तो इन पर्टिकुलर जो ये सेक्शंस है वो इम्पॉर्टेंट सेक्शंस में से आते हैं जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आ भी सकते हैं यूजीसी नेट एग्जाम में। तो हमें इन पर्टिकुलर सेक्शंस को अच्छे से देख लेना चाहिए ताकि हमें एक तरीके से आइडिया लग सके अगर इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस आते हैं तो उनके बारे में। तो इस पर्टिकुलर जो वीडियो है इसके अंदर सेक्शन 69 और सेक्शन 70 जो है वो दोनों इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं जो इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर डिस्कस किए गए हैं। अगर आपको मेरे इस वीडियो से कुछ भी अच्छा सीखने को मिला तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड।